हेलो स्टूडेंट। सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम टाइप कास्टिंग एवं फॉर्मेटेड तथा अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स या I/OS के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप कास्टिंग के बारे में। अच्छा, लास्ट लेक्चर में आपको डेटा टाइप्स के बारे में बताया गया था, जिसमें विभिन्न प्रकार के डेटा टाइप्स थे, जिसमें बूलियन, कैर, लॉन्ग, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल इत्यादि प्रकार के डेटा टाइप्स थे। तो टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और क्यों हमें ऐसा पढ़ना है, ये बात समझिए। देखिए, होता क्या है, कभी कभी हमें किसी एक प्रकार के डेटा को किसी दूसरे प्रकार के डेटा में कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है। तो जो ये डेटा का या वेरिएबल के टाइप का कन्वर्जन एक टाइप से दूसरे टाइप में, यानी इंटीजर से फ्लोट में, फ्लोट से डबल में, डबल से किसी और में, ये कन्वर्जन आपका टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन कहलाता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको अपने इमेजेस को PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है, तो वहाँ पर क्या था कि हम उसका फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर हम डेटा स्टोरेज का टाइप, जैसे मान लें आपके पास कोई एक एक्सप्रेशन, अभी मैं इसको आगे बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं कि टाइप कास्टिंग सी प्रोग्रामिंग में एक डेटा टाइप की वैल्यू को, यानी एक, जैसे मान लो इंटीजर टाइप, ठीक है, डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू में परिवर्तित करने के लिए या चेंज करने की प्रोसेस को हम टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन कहते हैं। साधारण भाषा में कहें तो मतलब एक प्रकार के डेटा टाइप को दूसरे में बदलने की प्रक्रिया टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन कहलाती है। कई बार ये वेरिएबल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं और कई बार आप इन्हें मैन्युअली, यानी कि अपने आप से प्रोग्राम के माध्यम से करते हैं। तो जब ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होते हैं एक प्रकार के डेटा टाइप से दूसरे प्रकार के डेटा टाइप में, तो इस प्रकार की टाइप कास्टिंग को हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। इम्प्लिसिट अर्थात स्वतः, खुद से, ठीक है। दूसरी टाइप कास्टिंग होती है जो कि मैन्युअली की जाती है, जिसे हम एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। अब जैसा कि आपको बता दिया गया है कि ये प्रोसेस किस प्रकार से होता है, अगर ऑटोमेटिक हुआ तो इम्प्लिसिट, आपने किया तो एक्सप्लिसिट। तो जैसे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि कंपाइलर होता है जहाँ पर आपका कोड रन करता है। कंपाइलर आपका कोड रन करता है, वो सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड से में, फिर ऑब्जेक्ट कोड से फिर एग्जीक्यूटेबल कोड में वो कन्वर्ट होता है। वो एक लंबी प्रक्रिया है जिसके बारे में आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया। तो कंपाइलर द्वारा ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहलाता है। इम्प्लिसिट कन्वर्जन में डेटा लॉस हो सकता है। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे कि किस प्रकार से डेटा लॉस हो सकता है। और इसके बाद आपका एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, तो जब हम किसी ऐसे डेटा टाइप की वैल्यू जो ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करती है, ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करने का सेंस है लॉन्ग डबल। आपको पता होगा कि लॉन्ग डबल जो है वो 10 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। अगर आपने किसी वेरिएबल को लॉन्ग डबल टाइप का स्टोर किया है, यानी 10 बाइट मतलब वो ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करेगा, और डबल है मतलब कि वो दशमलव की वैल्यू, ठीक है। अगर इंट है या शॉर्ट है तो वो पूर्ण संख्या, और अगर डबल है या लॉन्ग डबल है या फ्लोट है तो वो दशमलव संख्या को स्टोर करेगा। तो जब हम किसी ऐसे डेटा टाइप की वैल्यू जो ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करती है उस डेटा टाइप के वेरिएबल से जिसमें उस वैल्यू को असाइन किया जा रहा हो, मतलब समझ रहे हैं, ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई करती है उस डेटा टाइप के वेरिएबल से जिसमें उस वैल्यू को असाइन किया जा रहा हो, तब हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करते हैं, या इस प्रक्रिया को हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, अलग से इसका सिंटेक्स है, अलग से वेरिएबल के जो हम वैल्यू असाइन करते हैं उससे पहले या एक्सप्रेशन से पहले हमें डेटा टाइप डिफाइन करना होता है कि किस प्रकार के डेटा टाइप में आप उसे कन्वर्ट करना चाहते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया गया है n, ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल n है, और दूसरा फ्लोट टाइप का वेरिएबल y। तो y में हमने 30.15 को स्टोर किया है और n को आपने y की वैल्यू असाइन की। ध्यान दीजिएगा, n जो है वो इंटीजर टाइप का है, यानी इसमें जो है पूर्ण संख्या स्टोर होगी, और लेकिन यहाँ पर आप दशमलव संख्या स्टोर करा रहे हो, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि आपको, और यहाँ हमने
एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की है। क्यों की है? क्योंकि हमें जो डेटा है वैल्यू है ये दशमलव में है, और जो हमें डेटा स्टोर होगी वो इंटीजर चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा वेरिएबल है वो इंट टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग को किया है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं और उसका कन्वर्जन। तो जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होता है हमेशा वो बड़े वाले में होता है। बड़ा मतलब जिसकी डेटा स्टोरेज से मान लो कि दो वेरिएबल की टाइप है। ठीक है, एक इंट है और दूसरा लॉन्ग है। ठीक, तो जो डेटा कन्वर्ट होगा फाइनल वो जो होगा इम्प्लिसिट में वो लॉन्ग में होगा अपने आप। ठीक है, बड़े में। वैसे तो इसका एक चार्ट है, बूलियन, कैर, शॉर्ट इंट, अनसाइंड इंट, लॉन्ग, अनसाइंड इंट, अनलॉन्ग, डबल लॉन्ग, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, डबल। ठीक है, एक चीज़ और, जहाँ अनसाइंड इंट है, अनसाइंड इंट और इंट दो में अंतर होता है। अनसाइंड मतलब अगर आपने इंटीजर है -25, 35, ठीक, तो जब आप इसे अनसाइंड में कन्वर्ट करोगे तो जो इसका माइनस का चिन्ह है वो गायब हो जाएगा और ये जो वैल्यू है ये बदल सकती है। ठीक है, तो उसी संदर्भ में तो क्या होगा कि डेटा का लॉस हो सकता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में। मतलब जो कंपाइलर स्वतः से करता है उसमें डेटा का लॉस हो सकता है। ठीक है, परंतु एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में इस प्रकार की घटनाएं घटित नहीं होती। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम एक एग्जांपल के माध्यम से आपको इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को एक्सप्लेन करते हैं। तो एन एग्जांपल ऑफ इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, यहाँ पे प्रोग्राम में कुछ एडिटिंग, यहाँ पे आई छूट गया है, आप इसे मेंशन करिए। इंक्लूड प्री प्रोसेसर stdio.h, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, इसी के अंदर प्रिंटर, स्कैनर इत्यादि फंक्शन डिफाइन किए होते हैं। फिर उसके बाद हमारा इंट मेन, और यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस आप बना सकते हो चाहो तो, और उसके बाद से ये लाइन स्टार्ट होगी। ठीक है, इंटीजर टाइप हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है x, जिसको हमने वैल्यू दी है 10। ध्यान दीजिएगा, वैल्यू क्या है 10। और दूसरा हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है y, जिसको जो कि कैरेक्टर टाइप है। तो कैरेक्टर टाइप में कैरेक्टर स्टोर होता है, कोई भी कैरेक्टर, चाहे वो कैपिटल लेटर का हो चाहे स्मॉल लेटर का। यहाँ पे हमने स्मॉल लेटर का एक ए स्टोर किया है। आपको पता होगा कि स्मॉल ए की जो आस्की वैल्यू होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज वैल्यू, वो आपकी 97 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या कह रहा है? एक्सप्रेशन कह रहा है कि x के अंदर, x जो कि एक इंटीजर टाइप है, किस प्रकार का है? इंटीजर टाइप का। तो ध्यान दीजिएगा कि जो भी आप एक्सप्रेशन सॉल्व करोगे उसका जो रिजल्टेंट होगा उसको आप कहाँ पर स्टोर कर रहे हो, इस बात पर निर्भर करेगी टाइप कास्टिंग। जैसे कि हमने यहाँ पर x का वैल्यू क्या था 10 और y की वैल्यू क्या है a, तो क्या 10a स्टोर करना है x में, ये ठीक है। और x जो कि एक इंटीजर टाइप है, तो यहाँ पर क्या, और कंपाइलर क्या करेगा, a को इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि 97 होती है उसमें कन्वर्ट कर देगा, और y की मान 97 हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो x में अब फाइनली स्टोर क्या होगा, x में स्टोर होगा x प्लस वाई, और x में है क्या 10 और 97 मिलके 107। तो अब जो x में स्टोर होगा वो क्या होगा 107। ठीक है, इसी प्रकार से आपने एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल हमने लिया है z, और उसमें हमने स्टोर कराया है x को, और x की वैल्यू क्या है 107। इस ऑपरेशन के बाद x की वैल्यू जो हो जाएगी 107। और जो आपका ये वेरिएबल है z, ये किस प्रकार का है, फ्लोट है, यानी दशमलव नंबर स्टोर करेगा। और इसमें हम ऐड भी कर रहे हैं 1.0, एक दशमलव संख्या। तो क्या होगा कि जो x का मान है इसे हम ये तो इम्प्लिसिटली हो जाएगा। ये क्या करेगा कंपाइलर अपने आप, क्यों? क्योंकि जो हमारा डेटा जिसमें स्टोर करना है वो फ्लोट टाइप का है, तो x को भी वो फ्लोट में कन्वर्ट करेगा, और फाइनली जो z की वैल्यू होगी वो 108.0 आएगी। ठीक है, आप प्रिंट करा लेंगे, प्रिंटअप फंक्शन का यूज़ करेंगे। उसके अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, आपको बताया गया था कि इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए %d, फ्लोट के लिए %f, कैरेक्टर के लिए %c, किसी एड्रेस को %u, ऑक्टल के लिए %o। इस प्रकार से हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। अच्छा, जब प्रिंटअप फंक्शन में अगर आप किसी वेरिएबल को प्रिंट करा रहे हो तो उसमें 2 पैरामीटर पास करने होंगे। पहला पैरामीटर उस वेरिएबल का जिसका वैल्यू आप प्रिंट कराना चाहते हो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर,
मतलब कि वो किस प्रकार की वैल्यू को प्रिंट करेगा ये बताना होगा, और दूसरे पैरामीटर में उस वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पर हमने x बराबर %d लिखा हुआ है क्योंकि x की जो वैल्यू है वो एक इंटीजर वैल्यू है, और जो z की वैल्यू है वो एक फ्लोट वैल्यू है, तो इसलिए हमने %f लिखा। और उसी ऑर्डर में जैसे पहले x की वैल्यू प्रिंट होनी है तो x, और बाद में z तो z, लास्ट में रिटर्न ज़ीरो। ये रिटर्न ज़ीरो इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे जो हमारा मेन फंक्शन है उसको इंट टाइप लिया हुआ है। तो रिटर्न ज़ीरो ये बताता है कि जो आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो सफलतापूर्वक हो गया है। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज होगा, हमने जो स्टार्टिंग में ओपन किया था। ठीक है, तो इसके बाद हम अगला देख लेते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कैसे होता है। एक्सप्लिसिट जैसे मतलब जिसको हम, जो स्वतः नहीं होगा, जो कंपाइलर अपने आप नहीं करेगा, जो प्रोग्रामर होगा वो यूज़र वो अपनी आवश्यकता अनुसार कन्वर्ट करेगा। तो इसमें क्या होता है कि लोअर डेटा टाइप को हम हायर में भी कर सकते हैं और हायर डेटा टाइप को लोअर में भी कर सकते हैं। बात को समझिएगा, जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग थी वो हमेशा लोअर से हायर में होती है, लोअर से हायर में कन्वर्ट होती है। जैसे आपको यहाँ पे चार्ट दिखाया गया है, तो सबसे लोअर क्या है, बूलियन, और सबसे बड़ी क्या है, लॉन्ग डबल। तो एक मान लो आपके पास वेरिएबल है जो कि बूलियन टाइप की है या कैरेक्टर टाइप की है, और जो दूसरी वेरिएबल है वो लॉन्ग डबल की है, तो जो आपका रिजल्टेंट होगा वो लॉन्ग डबल में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि लोअर से हमेशा अपर में, छोटे से हमेशा बड़े में। लेकिन एक्सप्लिसिट के केस में ऐसा नहीं है। एक्सप्लिसिट के केस में हमारी आवश्यकता पर निर्भर करता है। आप चाहो तो उसे लोअर से हायर में कन्वर्ट करो, आप चाहो तो हायर से लोअर में करो, दोनों ही आपके ऊपर निर्भर करता है। इसका सिंटेक्स, जिस भी टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हो उसका टाइप एक ब्रैकेट के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर, छोटे ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, उसके बाद उस एक्सप्रेशन या वेरिएबल का नाम डाल देते हैं। हम एक प्रोग्राम के माध्यम से इसे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हैज़ इंक्लूड studio.h, ये बहुत ही आवश्यक फाइल है क्योंकि इसके बिना आपको printf और इसका यूज़ ही नहीं कर पाओगे। अगर यूज़ नहीं कर पाओगे, सोचो कि बिना हैज़ इंक्लूड के printf फंक्शन को अपने पास इसका जो डेफिनेशन है कैसे काम करेगा कुल डिफ़ाइन करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया हो जाएगी हम लोग जैसे छोटे प्रोग्रामर के लिए। ठीक है, जो कि अभी बिगिनिंग लेवल पर है, आगे चल के कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें सीखना है। तो अभी हम बनी बनाई लाइब्रेरीज़ का यूज़ करेंगे, लाइब्रेरी फंक्शन का, फाइल का, और उसकी सहायता से अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। फिर इंट मेन, उसके बाद हमने एक डबल टाइप का वेरिएबल लिया हुआ है x, और उसमें हमने वैल्यू स्टोर की है 1.2, और दूसरा वेरिएबल है हमारा इंटीजर टाइप का सम। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, x+1 किया है। और एक चीज़ और है, क्योंकि की जो वैल्यू है उसको हमें स्टोर करना है इंटीजर में, तो हमने क्योंकि जो डबल होता है, अच्छा देखिए यहाँ पे एक्सप्लिसिट की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस बात को भी समझिएगा। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि हमेशा छोटे से बड़े में कन्वर्ट होता है, लेकिन यहाँ पर डबल को हमें इंट में करना है। लेकिन डबल जो होता है वो छोटा होता है, वो 8 बाइट लेता है स्टोरेज, और जो आपका इंट होता है ये 4 बाइट लेता है। ठीक है, 2 बाइट, हाँ 2 बाइट या 4 बाइट लेता है, तो छोटा हुआ। तो यहाँ पर अगर आप इम्प्लिसिट करा दो तो गड़बड़ हो जाएगा, तो हमें छोटे में कन्वर्ट करना है। तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा, इसे ऐसा समझिए कि अगर कोई छोटा आदमी हो तो वो कहीं पर भी अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, चाहे बड़ी जगहों पर हो या छोटी जगह पर, उसे कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। परंतु अगर कोई बड़ा आदमी है तो उसे छोटी जगह पर जाने में उसको काफ़ी चीज़ों को बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ पर हमने एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के लिए क्या किया है, यहाँ पर उस टाइप को डिफ़ाइन किया है पैरेंथेसिस के अंदर, जो कि इंट है। उसके बाद उस वेरिएबल का नाम जिसका हमने बदलना है वैल्यू। अभी तक x में क्या था, अभी तक x में 1.2 था, अब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमेशा ये लोअर वैल्यू लेती है, ठीक है, और +1। तो अब x की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 2 होना चाहिए मेरे हिसाब से। printf sum इक्वल्स टू, ये सम आप लिखोगे नहीं तब भी चलेगा। अगर आपने सम लिख दिया है तो अच्छा, डबल कोड के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर के अलावा जो भी होगा वो आपकी कंसोल पर दिखेगा, यानी जो आपका आउटपुट आएगा वहाँ पर दिखेगा। तो आपको रिजल्ट दिखेगा सम इक्वल्स टू 2, ये आपका आउटपुट होगा। ये थी आपकी टाइप कास्टिंग की प्रक्रिया। इसे एक बार पढ़ने का प्रयास करिए, समझिए, बाद में आपको चीज़ें और क्लियर होने स्टार्ट होंगी जैसे जैसे आप आगे प्रोग्रामिंग में इसका यूज़ करेंगे। एक इसमें आखिरी टॉपिक और बचा हुआ है आपका अनफॉर्मेटेड एंड फॉर्मेटेड iOS। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है दूसरे यूनिट का। इसके बाद आपकी 2 यूनिट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो आप उसका प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए और उसको
तैयार करिए, I/O/S कर लीजिएगा, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। अनफॉर्मेटेड एंड फॉर्मेटेड, अच्छा ये दो चीज़ें हैं। फॉर्मेटेड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो हो एक प्रॉपर प्रक्रिया में हो, और अनफॉर्मेटेड मतलब किसी प्रक्रिया में अनुसार ना हो। तो फॉर्मेटेड में क्या होता है कि अगर कोई भी आप इनपुट आउटपुट फंक्शन का यूज़ करते हो, जो भी इनपुट आउटपुट लेते हो, तो वो क्या होता है कि पहले उसके रिगार्डिंग आस्की कोड में कन्वर्ट होता है। लेकिन अनफॉर्मेटेड के केस में ऐसा नहीं होता, जिस फॉर्मेट में डेटा मिलती है उसी प्रकार से उसको वो यूज़ करता है। देखते हैं हम इसे डेफिनेशन के हिसाब से। अनफॉर्मेटेड, देखिए जो इसके पहले मैंने आपको टाइप कास्टिंग बताया है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है परीक्षा के दृष्टिकोण से, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो भविष्य में भी उससे पूछे जाने की आशंका है, और आपकी प्रोग्रामिंग स्किल के लिए भी बहुत ज़रूरी है टाइप कास्टिंग को समझना। फिर हमारा अगला है अनफॉर्मेटेड एंड फॉर्मेटेड IOS। अनफॉर्मेटेड IO मतलब कि इनपुट आउटपुट डेटा को उनके रॉ फॉर्म में, मतलब जिस फॉर्म में वो प्राप्त होते हैं, ठीक है, रॉ फॉर्म में या बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में बिना किसी कन्वर्जन के ट्रांसफ़र करते हैं। समझिए, हम किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते अनफॉर्मेटेड में, ठीक। तो ऐसे फंक्शन जो कि इनपुट तथा आउटपुट के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो इनपुट आउटपुट के ऐसे फंक्शन जो इनपुट आउटपुट, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ किए जाने वो फंक्शन जो डेटा को, जिसमें डेटा का फॉर्मेट डिफ़ाइन नहीं किया जाता, उन्हें हम अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन कहलाते हैं। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसे फंक्शन जो कि इनपुट तथा आउटपुट के लिए यूज़ किए जाते हैं एवं उनमें इनपुट या आउटपुट का फॉर्मेट डिफ़ाइन नहीं किया गया होता है। जैसा लिखा है ना अनफॉर्मेटेड, अनफॉर्मेटेड मतलब कि फॉर्मेट डिफ़ाइन नहीं किया गया हो। देखिए सिंपल उसके नाम में ही उसकी परिभाषा सारी छुपी हुई है, आप चाहो तो उसको वहाँ से ही पकड़ सकते हो। अनफॉर्मेटेड मतलब ऐसे फंक्शन जिनमें इनपुट या आउटपुट का फॉर्मेट डिफ़ाइन नहीं किया गया हो। फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको याद है %d, %f, ये सारे हम यूज़ कर रहे थे printf, scanf में, तो वो किस प्रकार के फंक्शन हुए, फॉर्मेटेड। अनफॉर्मेटेड में हम उसका यूज़ नहीं करेंगे, तो ऐसे फंक्शन को हम अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन कहलाते हैं, जैसे गेट कैर, गेट्स, पुट कैर, पुट्स, ठीक है। और भी कई सारे फंक्शन हैं। हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, छोटा ही है 2 लाइन का, लेकिन इसको आप समझ सकते हो। यहाँ पर से बड़े प्रोग्राम में हैज़ इंक्लूड सी डॉट एच इंट मेन, और उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन करके फिर लिख सकते थे कैर ए, कैरेक्टर टाइप का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए, ठीक है। तो कैरेक्टर टाइप है मतलब कि ए में जो होगा कोई एक इंडिविजुअल कैरेक्टर ए से जेड तक, चाहे वो कैपिटल हो या स्मॉल हो, स्टोर हो सकता है। और फिर हमने वहाँ पर ए इक्वल्स टू गेट कैर फंक्शन का यूज़ किया। देखिए गेट कैर फंक्शन स्कैनअप फंक्शन की तरह ही काम करता है। स्कैनअप फंक्शन जो कि कीबोर्ड द्वारा इनपुट प्राप्त करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन स्कैनअप फंक्शन में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं, यानी कि जिस प्रकार का आपका वेरिएबल होगा उसके संबंधित आपको फॉर्मेट बताना पड़ेगा। यहाँ पर इस प्रकार की कोई मतलब कि बाउंडेशन नहीं है। अब उसके बाद अगला हमारा है फॉर्मेटेड IO, यानी कि फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट में इंटरनल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि जो भी डेटा होता है वो बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है 0-1 के फॉर्म में, उसको हम क्या करते हैं आस्की कोड में कन्वर्जन करते हैं फॉर्मेटेड में। तथा ऐसे फंक्शन जो इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ किए जाते हैं एवं इनपुट आउटपुट के फॉर्मेट भी डिफ़ाइन किए गए हों, उन्हें हम फॉर्मेटेड फंक्शन कहलाते हैं। जैसे printf हमारा फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है, स्कैनफ फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है। अब देखिए जैसे फॉर्मेटेड होगा तो वहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर डिफ़ाइन किया गया होगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर जैसे %d इंटीजर के लिए, %c कैरेक्टर के लिए, %f फ्लोट के लिए, %s स्ट्रिंग के लिए। तो ये था आपका पूरा एक सेकेंड यूनिट तक का पूरा का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के साथ साथ सिलेबस है, और आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप एक बार वीडियो को फिर से देखिए, और ना समझ में आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों का एक गूगल मीट पे क्लास लेने के लिए सोच रहा हूँ, जिसमें आपके सारे डाउट को हफ्ते में, वीक में एक दिन क्लियर किया जा सके। अगर सभी लोग इससे जुड़ना चाहें तो अपने डाउट्स को देख सकते हैं।
ये हो गया। हम्म,